नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। वक्त खबर दमदार का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है, जहां 5KD पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी मौजूद थे। इस मीटिंग में गोला गोकर्णनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ। प्रत्याशी के चयन के साथ ही उपचुनाव जीतने की रणनीति भी बनाई गई। आपको बता दें, गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। 3 नवंबर को इस पर वोटिंग होनी है और 7 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। इस सीट के लिए 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच नामांकन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लिहाजा आज की इस बैठक में प्रत्याशी के नाम को लेकर भी चिंतन मंथन किया गया। साथ ही साथ चुनाव में कैसे कमल खिलाया जाए, इसकी रणनीति भी तैयार की गई। और बीजेपी में क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का गठबंधन हो जाएगा? इन्हीं सवालों के बीच मंत्री अनिल राजभर ने एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर मीडिया के लिए एक मनोरंजन का काम कर रहे हैं और बीजेपी में कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो ओम प्रकाश राजभर को गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राजभर को अपने महापुरुषों के सम्मान से और अपने समाज के लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने परिवार की ही चिंता है। कि ओम प्रकाश राजभर की छड़ी बिना सहारे की खड़ी नहीं होती। भाजपा ने सहारा दिया तो पहली बार विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला इतने बड़े राजनीतिक जीवन में। आज दूसरे बार समाजवादी पार्टी ने सहारा दे दिया। अब वो सहारा खोज रहे हैं। बसपा ने मना कर दिया, सपा ने मना कर दिया। भाजपा के पास कोई वैकेंसी नहीं है और हम लोग कभी गंभीरता से नहीं लगते। जो अपने जिसका कोई सिद्धांत नहीं हो, सुबह कुछ कहता हो, दोपहर का कुछ कहता हो, शाम को फिर कुछ कहता हो, जिसको अपने पुरखों से कोई लेना देना नहीं, अपने महापुरुषों के सम्मान से कोई लेना देना नहीं, समाज के दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं, जो सिर्फ अपने परिवार, अपने बेटा बेटी, अपने मेहरारू की बात करता हो, वो राजनीति में कितने दिन टिकेगा? निगेटिव पॉलिटिक्स का कितना दिन समय चलता है? आप बताइए ना। अब तो समाज धीरे धीरे जाग गया ना। उधर एसबीएसपी की सावधान रथ यात्रा आज देवरिया पहुंची, जिसमें पार्टी के फायर ब्रांड नेता ओम प्रकाश राजभर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को जमकर कोसा और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नजर आए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उनसे उनका पुराना नाता है, इसलिए वो बलिया में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और उनका लक्ष्य लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव लड़ना है। उसकी वो तैयारियों में जुटे हुए हैं और उनका फिलहाल वर्तमान का लक्ष्य है सावधान यात्रा को कामयाब बनाना। हालांकि उन्होंने कहा कि बलिया में ब्रजेश पाठक से मेरी मुलाकात सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि मेरे उनसे पुराने संबंध रहे हैं। इधर जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। वैश्य समाज पर टिप्पणी करने के मामले में दिनेश खटीक पर अब सवाल उठ रहे हैं। उनके बयान पर वैश्य समाज के लोगों ने नाराजगी भी जाहिर कर दी है और मंत्री को सफाई देने के लिए 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। वैश्य समाज के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। और मैंने कप्तान को कह दिया तुमने फर्जी खोला है और मैं खुलेआम कह रहा मीडिया के सामने। सुबह खुला है या परसों का खुला है? अरे बात कर रहा था भाई। अकड़ से परसों तो कैसी निकला था? अकड़ से बात। अरे पहलवान मैं एमएलए बन गया पर ऐसा ना हो जो मैं कह रहा गाँव का ही हूँ, शहर का नाम है, मैं बनिए की औलाद ना हूँ। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से ये अपील करता हूं, मांग करता हूं, निवेदन करता हूं, उत्तर प्रदेश के इन मंत्री जी को तलब
किया जाना चाहिए और इनको इसकी सजा दी जानी चाहिए। प्रयागराज में अवैध निर्माण पर एक बार फिर से बुलडोजर चला है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जोन 1 में सुलेम सराय इलाके में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। पीडीए की टीम ने 2 अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराया, जिससे भूमाफियाओं और दबंगों के बीच हड़कंप मच गया। और अगली खबर आगरा से, यहां पर भी एक्शन हुआ है। 5 हॉस्पिटल के बेसमेंट सील किए गए हैं। हॉस्पिटल के बेसमेंट में भर्ती थे 13 मरीज। हॉस्पिटल संचालकों को नोटिस भी जारी किया गया है। 8 टीमों ने एक साथ हॉस्पिटल का सर्वे किया। यमुनापार इलाके के चैतन्य हॉस्पिटल, राधा रानी हॉस्पिटल, मंगलम हॉस्पिटल और संगम हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि आगरा में 5 हॉस्पिटल के बेसमेंट को सील किया गया है। हॉस्पिटल के बेसमेंट में भर्ती 13 मरीज मिले हैं, इस बात की जानकारी भी सामने आई। तो यहाँ गलत तरीके से हॉस्पिटल के बेसमेंट में भी लोगों का इलाज चल रहा था। अब बिना इजाजत लिए ही हॉस्पिटल का निर्माण इस तरह से किया गया था कि बेसमेंट में भी कमरे बनाए गए थे और वहां पर मरीजों को रखा गया था। जब अलग अलग अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, 8 टीमों ने अस्पतालों का निरीक्षण किया। गलत तरीके से बने अस्पतालों को नोटिस भी जारी किया गया। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, इस बारे में पूरी जानकारी दे। जी बिल्कुल, आगरा में बड़ी घटना हुई थी जिसमें जो है आर मधुराज हॉस्पिटल में आग लगी थी और उसके बाद संचालक और उसके बेटे बेटी की मौत हो गई थी जल करके। इसके बाद जो है गंभीर हुआ है स्वास्थ्य महकमा, तो उसी के तहत ये अलग अलग टीमें 8 टीमें बनाई गई हैं जो पूरे शहर में कार्रवाई कर रही हैं। उसी के तहत यमुनापार इलाका जहां सैकड़ों हॉस्पिटल है जिसमें तमाम पंजीकृत हैं, लेकिन बड़ी संख्या ऐसी है जो जिनका पंजीकरण तक नहीं है, बेसमेंट में चलते हैं। तो बेसमेंट में ये हॉस्पिटल भी था मधुराज जहां एक घटना हुई थी आग लगने वाली और जिसमें मौत हुई थी। तो उसके बाद सक्रिय हुआ तो 13 मरीज यमुनापार के एक हॉस्पिटल में भर्ती थे, उन्हें वहां से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जा रहा है। इसके अलावा अन्य हॉस्पिटल को सील किया गया जिसमें तमाम नाम है हॉस्पिटलों के। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले और कार्रवाई शुरू हुई है खरिया मोड़ इलाके पे, वहां भी करीब 1 दर्जन हॉस्पिटलों पे सर्वे चल रहा है और कुछ को सील कर दिया गया। कार्रवाई जारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सक्रियता बरती थी जब आगरा की घटना हुई थी, संचालक की मौत की और उसके बच्चों की मौत की। तो उसके बाद अब जाकर के आगरा का स्वास्थ्य महकमा गंभीर हुआ है। अलग अलग टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। सीएमओ से बात हुई तो उनका यही कहना था यह कार्रवाई अभी जारी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। संभल की महिला पर एसिड अटैक मामले में नया मोड़ आ गया है। एसपी ने एसिड अटैक के आरोप को गलत बताया है। एसपी का कहना है कि महिला इलेक्ट्रिक शॉक से झुलसी है। इस बीच पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 लोगों को डिटेन भी किया। मामला मंडावली रसूलपुर गांव का है, जहां महिला के परिजनों ने प्रधान पर रंजिश के तहत एसिड अटैक का आरोप लगाया था। न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल की शुरुआत की। नामजद थे, उन तीनों लोगों को पुलिस के द्वारा डिटेन करके विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पीड़िता का जो मेडिकल कराया गया उसमें अभी यह बात समझ में आई है कि जो उसके चोट के निशान हैं और जलने के निशान हैं वो एसिड से न होकर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुए हैं। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आने पर यह जो आरोप लगाया गया है यह झूठा प्रतीत हो रहा है। विस्तृत जांच की जा रही है और मेडिकल महिला का कराया जा रहा है। तो इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस अधिकारियों ने जांच पड़ताल के बाद बताया है कि महिला पर एसिड अटैक नहीं हुआ बल्कि करंट लगने से वो झुलसी है। शुरुआती जानकारी सामने आई थी कि महिला ने आरोप लगाया था उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है और उसमें ग्राम प्रधान की भी भूमिका है। सुनील कुमार हमारे सहयोगी संभल से हमारे साथ मौजूद है। सुनील, कैसे साफ हो पाया और आखिर क्यों परिवार की ओर से आरोप लगाए गए थे प्रधान पर कि उसने एसिड अटैक किया? जी पहले तो आपको ये बता दें इस संबंध में आज कल ये करीब शाम 5 बजे की घटना, उसके बाद पुलिस का कोई बयान नहीं आया था। करीब 2 बजे पुलिस ने यहाँ के एसपी ने बयान दिया है। उनका ये कहना है कि इलेक्ट्रिक शॉक से ये महिला जली है। एसिड अटैक की ये घटना को उन्होंने गलत आरोप को गलत बताया है। अब रहा सवाल इनको बताने का, तो इस परिवार का पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि यहाँ के प्रधान ने उसके परिवार के गृहस्वामी के साथ में मारपीट की थी जिसका मुकदमा लिखा गया है। आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। यदि गिरफ्तारी हो गई तो ये
अटैक नहीं होता। इसका मतलब है कि इन दोनों पक्षों के बीच में पहले से ही रंजिश है जी। ठीक है, और बयानों में भी विरोधाभास की बात सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर अमरोहा में नगरपालिका टीम ने शहर भर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें आजाद पार्क पर बने अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटा दिया गया। इस दौरान नगरपालिका की टीम और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। नगरपालिका के बुलडोजर ने सड़कों पर बनी अवैध झोपड़ियों और दुकानों को ध्वस्त किया। नगरपालिका ईओ ने दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात भी कही। ये हमारा अम्बेडकर पार्क था, यहाँ शिकायत मिल रही थी कि यहाँ बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो गया था। जो भी स्कूली बच्चे आते थे जाम लगता था, जिसको दृष्टि करते हुए इसके आसपास जितना भी अतिक्रमण था, खोखे वाले जूते वाले, उन्हीं को अभियान चला के हटाया गया है, ताकि क्योंकि आप देख रहे हैं दशहरा भी आने वाला है। और संभल में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है, जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। यहाँ रजपुरा थाना के गांव सिकंदरपुर खागी में पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या कर दी और शव को अपने घर में ही गाड़ दिया। इसके बाद से वो इत्मीनान से घर में 6 महीने से रह भी रहा था। लड़की के भाई की शिकायत पर पुलिस ने जमीन से शव निकलवाकर हत्या के आरोपी पति समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ शव का डीएनए टेस्ट भी करवाया जा रहा है। सिकंदरपुर खागी से एक व्यक्ति के द्वारा आकर सूचना दी गई कि उसके बड़े भाई ने अपनी पत्नी को 6 माह पूर्व गला दबाकर हत्या कर दी है, जिसमें इसके परिवार के कुछ अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। उसका आरोप है कि अवैध संबंध के शक में इसके पति के द्वारा ऐसी हत्या की गई। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जब जांच पड़ताल की गई तो महिला का शव अभियुक्त के घर के पीछे बने आंगन में खोदने पर बरामद हुआ है। उसको डीएनए परीक्षण और अन्य वैधानिक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। मृतका के पति प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर कन्नौज में तिरवा विधायक कैलाश राजपूत ने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया। आरोपों के मुताबिक दबंग युवक ने विधायक की गाड़ी में अपनी कार से टक्कर मारी थी। विधायक ने इसको लेकर नादेमऊ के रहने वाले प्रदीप दुबे उर्फ गुल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद अब एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में इस वक्त जुटी हुई है। और अगली खबर झांसी से, जहां पर पूंछ इलाके में एक स्कूल बस ने एक बच्ची को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। बच्ची तीसरी क्लास में पढ़ाई करती थी। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर तेज रफ्तार के साथ बस को मोड़ रहा था। इस दौरान बस के इंतजार में स्कूल गेट के पास खड़ी बच्ची बस की चपेट में आ गई। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वो बच्ची को लेके आए थे स्कूल के लिए। क्या नाम था बच्ची का? तहसीन। किस स्कूल में लेके आए थे? विनायक। कितने बजे? वो 8 बजे थे। तो फिर क्या मामला हो गया? वो स्पीड में गाड़ी लेके आया था, एकदम टर्न ले लिया जी। तो बच्ची फिक गई। अब फिकने के बाद में उसने टायर के नीचे आ गई है, वो तो ब्रेक लगाया, वो एस पार हो गई। तो विद्यालय की जो बस है उसका गेट बंद नहीं करते क्या? नहीं, वो गेट खुला था। अच्छा अच्छा, ये ड्राइवर की कमी है पूरी। तो बच्ची का शव कहाँ गया? अभी उसको ले गए हैं मेडिकल। कौन ले गया है? पुलिस वाले। आपको सूचना नहीं दी थी? हम लोग आए जब तक वो लोग निकल गए थे लेके। स्कूल को आने के लिए ये जालौन जनपद से बस निकली थी और उसमें एक जालौन जनपद का एक 9 साल की बच्ची है। वो आते समय स्कूल बस जब ब्रेक लगाया गया था ड्राइवर द्वारा, उस बस से गिरकर इंजूर हो गई थी। उसको हॉस्पिटल ले गया था और वहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया था। मौके से ड्राइवर अभी फ़िलहाल फरार हो गया। बच्चों से पूछताछ में ये पता चल गया कि बच्चे जो स्कूल बस में ड्राइवर के अलावा कंडक्टर नहीं था। तो इस लापरवाही को देखते हुए हम लोग तुरंत अभी मुकदमा लिखा जा रहा है। उधर मेरठ एसटीएफ की टीम ने गाजियाबाद की लोनी बस स्टैंड से राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर सॉल्वर बिठाने वाले सुमित को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ मुरादाबाद के मझोला थाने में केस दर्ज था।
पुलिस पूछताछ में सुमित ने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर साल 2018 में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में कुरुक्षेत्र हरियाणा के परीक्षा केंद्र पर 2 सॉल्वर बिठाए थे। द सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में गौशाला जाकर गौ सेवा करते दिखे। उन्होंने यहां गायों को रोटियां खिलाई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि सीएम योगी किस तरीके से गौशाला में गायों को अपने हाथों से चारा खिला रहे हैं, उनको गुड़ खिला रहे हैं, दुलार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर जाते हैं इसी तरीके से गौशाला जाते हैं, गायों को दुलार करते हैं, उनको लाड करते हैं और साथ ही साथ यहाँ मौजूद लोगों से वो इस बात की जानकारी भी लेते हैं कि सही तरीके से इनकी देखभाल हो रही है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी। इनके लिए चारा भी है कि नहीं है? इधर आ रे, आ इधर आ, ले इधर आ। अयोध्या में हो रही बारिश की वजह से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जलमग्न हो गया। रेलवे स्टेशन के पास लगी स्कैनर मशीन भी पानी में डूब गई और साथ ही स्टेशन की सिग्नल प्रणाली भी पूरी तरह से फेल हो गई, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कत हुई। इतना ही नहीं, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर भी बंद करना पड़ा। रेलवे स्टेशन पर लगाई गई ऑटोमेटिक टिकट मशीन भी बंद हो गई और इसके बंद होने से यात्री परेशान है। यात्रियों को घुटनों भर पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। बता दें कि दरअसल अयोध्या में 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और उसी के चलते अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। मेडिकल कॉलेज जाना था, मैं आया था रिजर्वेशन कराने के लिए और इतना पानी भरा हुआ है यहाँ पे कि आगे जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि फैजाबाद जाऊँ रिजर्वेशन पे कराने के लिए कि कैंसिल कर दूँ यात्रा। हाईटेक अयोध्या की एक तस्वीर जो आपको अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों के प्रति कितने सजग हैं यहाँ के जिम्मेदार, उसकी छवि दिखाएगी। देखिए, हम मौजूद हैं इस समय अयोध्या जंक्शन पर। यहाँ पर 36 घंटे हुई बारिश के बाद ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ का जो टिकट काउंटर है वो बंद है, जो स्कैनर है वो पानी में जलमग्न है, स्टेशन के अंदर प्रवेश करने वाला मार्ग आप देखिए वो पूरा जलमग्न है। जो तस्वीरें हैं वो अयोध्या में चल रही विकास की योजनाओं की पोल खोलती नजर आएंगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं और हर कोई अपने अपने गंतव्य को जाना चाह रहा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ का जो एकमात्र टिकट घर है वो बंद है। जो टिकट लेने के लिए ऑटोमेटिक मशीनें लगी थी वो जलमग्न है। तो ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए भी बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं को जहाँ टिकट नहीं मिल रही वहाँ रेलवे स्टेशन में अंदर जाने के लिए घुटने भर पानी से होकर श्रद्धालुओं को गुजरना पड़ेगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निवेश गोस्वामी। उधर अमेठी में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुल गई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे अमेठी को तालाब में तब्दील कर दिया है। सरकारी दफ्तरों में जहां घुटनों तक पानी भरा है तो आधा दर्जन मोहल्ले जलमग्न हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से आम लोगों के साथ साथ सरकारी अधिकारियों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहाँ अधिकारी, कर्मचारी और अधिवक्ता कुर्सियों के ऊपर बैठकर पानी से बचते हुए नजर आए। एसडीएम और सीओ के सरकारी आवास में भी पानी भरा हुआ है। उधर शिवालय की पहाड़ियों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से सहारनपुर के घाट क्षेत्र में नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। उफान के चलते रोड पर पानी आ गया और एक फॉर्च्यूनर इसी में फंस गई। गाड़ी में 5 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों ने थार की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन कर गाड़ी को पानी से खींचकर बाहर निकाला और गाड़ी में मौजूद सभी लोगों की जान सुरक्षित बच पाई। गोरखपुर में 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए बनाए गए कृत्रिम तालाब तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया था। बारिश और कीचड़ के चलते गाड़ियां फंस जा रही थीं। नगर निगम और जिला प्रशासन ने लोहे की प्लेट बिछा रखी है, फिर भी प्रतिमा विसर्जन में दिक्कत हो रही है। तो लगातार बारिश की वजह से हर तरफ कीचड़ जैसी स्थिति बन गई है। बहुत कोशिशों के बाद भी प्रतिमा विसर्जन में काफी दिक्कत श्रद्धालुओं के सामने आई।
विजयदशमी के बाद दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का काम लगातार चल रहा है और इसके लिए नगर निगम जिला प्रशासन ने खास इंतजाम भी किए थे। राप्ती नदी के तट पे उन्होंने 3 कृत्रिम तालाब बनाए थे और साथ ही 2 अन्य जगहों पे भी कृत्रिम तालाब बनाए गए थे जहां पे लोग लाके अपनी प्रतिमाओं का विसर्जन करते। लेकिन पिछले 2 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण पूरी व्यवस्था छिन्न-भिन्न सी हो गई है। जिन रास्तों से दुर्गा प्रतिमाओं का आना है वो रास्ते कीचड़ में तब्दील हो गए हैं। हालांकि गाड़ियां ना धंसें इसके लिए प्लेटें लगाई गई हैं, लेकिन वो व्यवस्था भी नाकाफी साबित हो रहा है। नगर निगम के साथ साथ जिला प्रशासन अब इसी कवायद में लगा है कि किसी तरीके से मूर्तियों को विसर्जित करा लिया जाए और उसके लिए वो लगातार प्रयास भी कर रहा है। और यहाँ पे भी जो प्लेटें हैं, जो लोहे की प्लेट लगाई गई है, उसको सही किया जा रहा है। गोरखपुर में तो वैसे आधिकारिक आंकड़े 1500-1600 मूर्तियों के हैं, लेकिन इससे कई गुना अधिक, करीब 5000 से अधिक मूर्तियाँ यहाँ पे बैठती हैं और उनके विसर्जन का एक बड़ा टास्क नगर निगम और जिला प्रशासन के पास होता है और हर साल होता है। लेकिन इस बार इंद्र देवता ने इतनी बारिश कर दी कि उसमें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद हो गया है। गैर समुदाय के युवकों ने रोकी है प्रतिमा विसर्जन। दोनों समुदाय के बीच जमकर झड़प की भी खबर आ रही है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला है। कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया है। नेबुआ नौरंगिया थाना इलाके का मामला है जहां पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। गैर समुदाय के युवकों ने प्रतिमा को रोक दिया, विसर्जन से रोका गया है और दोनों समुदायों के बीच इस दौरान जमकर झड़प हुई है। आगरा के ताजमहल में बंदरों का आतंक मचा हुआ है। यहां लगातार बंदरों की तादाद बढ़ती जा रही है। पुरातत्व विभाग बंदरों को रोकने की काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाबी मिल नहीं पा रही है। ताजमहल देखने आए सैलानी भी परेशान हो रहे हैं। एक पर्यटक ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जिसमें बड़ी संख्या में बंदर देखे जा सकते हैं। वायरल वीडियो में इतने बंदर दिख रहे हैं कि सैलानी भी खौफ में। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह बंदरों का बड़ा हुजूम ताजमहल परिसर में घूम रहा है। और अब खबर अलीगढ़ से। बीजेपी के छर्रा विधायक के समर्थकों पर टोल प्लाजा पर मारपीट के आरोप लगे हैं। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। थाना गभाना क्षेत्र के जीटी रोड स्थित टोल का मामला है। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर विधायक के समर्थक टोल बूथ के अंदर घुस गए हैं और टोल कर्मी के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रताप, अलीगढ़ की ये खबर। फिलहाल इसी वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल की बात कह रही है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।